हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी तरीके से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हमने पार्ट नंबर 2 में आपके लिए लेकर आ गया था विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, और हम वितरण तक आ गए थे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसमें था भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, और एक कारक और था, वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक। आपने भौगोलिक कारक में पढ़ा, भू आकृति पढ़ लिया, यानी समतल धरातल पर मनुष्य रहना पसंद करता है, जैसे गंगा का मैदान है, विशाल गंगा का मैदान है, प्रेरी घास का मैदान है। जलवायु के अंदर पढ़ा कि जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, जहां पर दक्षिण यूरोपीय कंट्री रहती है, वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर भी क्या होता है, दक्षिण यूरोपियन और आपके अफ्रीका का उत्तरी भाग है, वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं। या अनुकूल जलवायु में भारत में गोवा की बात करें, वहां लोग घूमने के लिए जाते हैं। जल की उपलब्धता आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, चाहे वो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बात करें, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी की बात करें, वहीं पर जनसंख्या का सबसे पहले वितरण हुआ है, बसाव हुआ है। और मृदा का मतलब होता है उपजाऊ मृदा, जैसे हम गंगा के विशाल मैदान की बात करें। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक कारक। देखिए, बात इसमें आपको अपने आप को खुद को इसमें रिलेट करना पड़ेगा कि इसमें कैसे। आर्थिक कारक में जो पहला कारक है वो हम लेते हैं यहां पर खनिज ले लेते हैं। हम पहला ले लेते हैं खनिज। अब देखिए, खनिज का मतलब क्या होता है, समझिए आप। खनिज एक अर्थव्यवस्था का एक आधार है, और मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई क्षेत्र हो जो भू आकृति के हिसाब से समतल भी ना हो, जहां उपजाऊ मिट्टी भी ना हो, उपजाऊ मिट्टी भी नहीं पाई जाए, जल भी नहीं मिले, लेकिन अगर वहां खनिज है तो वो क्षेत्र क्या होगा, स्वतः ही जनसंख्या के आकर्षण का केंद्र हो जाएगा। जैसे मैं आपको बात करूं, यहां पर मैं दो चीजें लेता हूं। भारत के अंदर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है जो खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं, जिसको हम खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। खनिजों का अजायब घर, जहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो यहां पर जो खनिज मिल रहे हैं, तो बेटा इसके साथ ही यहां पर क्या हुआ कि यहां पर उद्योग लग रहे हैं। उद्योग लग रहे हैं तो यहां पर काम करने के लिए मजदूर आ रहे हैं, वो भी रह रहे हैं। उन मजदूरों के साथ साथ में क्या हो रहा है कि वहां पर जो वो मजदूर रह रहे हैं, तो उनके साथ में वहां पर विद्यालय भी खुल रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, अस्पताल भी हैं, बैंकर भी है। तो एक तरीके से पूरी एक अर्थव्यवस्था का, पूरी एक समाज का निर्माण हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर इसके कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या का बसाव हो रहा है। आप यहां पर जो मजदूर हैं यानी श्रमिक है, श्रमिक के साथ में यहां पर बैंक भी खुलेगा, आपको पता ही है। बैंक भी होगा तो अस्पताल भी होगा, अस्पताल होगा तो यहाँ पर दुकानें भी होगी, दुकानें भी होगी, और यहाँ पर विद्यालय भी होंगे। तो एक तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और वहां पर जनसंख्या का बसाव हो जाएगा। एक आप विश्व स्तर पर ले सकते हैं जर्मनी का रूहर क्षेत्र। जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र, जो वर्तमान में तो इस खनिज नहीं है वहां पे, लेकिन प्रारंभ में जब प्रारंभिक काल बात करें तो जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र भी ऐसा कैसा था कि जो समतल धरातल नहीं था, लेकिन केवल खनिज के कारण, इस खनिज के कारण वहां पर जनसंख्या का बसाव हुआ। समझ रहे हैं आप? दूसरा हम इसमें ले सकते हैं यहां पर आपका नगरीकरण। देखिए, नगरीकरण तो प्राचीन काल से ही हमारे जनसंख्या के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। आप लोग जो गांवों में रहते हैं उनके लिए, आपके लिए नगर एक आकर्षण का केंद्र होता है, कौतूहल का विषय होता है कि वहां पर किस तरीके का रहन सहन होता है, किस तरीके का जीवन स्तर है, तो वो हमारे आकर्षण का केंद्र है। तो नगरीकरण के अंदर क्या होता है, वहां का जो जीवन स्तर, वहां का जो रहन स्तर है, रहन सहन है, वहां का स्वास्थ्य है, उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वहां की शिक्षा है, वहां का जो रोजगार है, या यूं कहें अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, एक नगरीय दिनचर्या है, तो नगर का आकर्षण है, ये क्या करता है, आपको आकर्षित करता है। तो नगरीकरण होता है। आप यूं समझिए, अगर आप कोई गांव में रहते हैं तो गांव के व्यक्ति को, अगर मान लीजिए आप राजस्थान के निवासी हैं, तो जयपुर या कोई भी जो जिला होगा, वो नगरीय जिला होगा, जो वहां का जिला केंद्र होगा, वो आपको आकर्षित करेगा, लोग वहां जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप जयपुर में रहते हैं और आप जयपुर से आप जैसे मान लीजिए मुंबई जाएं, क्योंकि मुंबई उससे भी ज्यादा क्या है, एक विकसित क्षेत्र है। आप मान लीजिए अमेरिका जाएं, क्योंकि वहां का भी एक आकर्षण है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक जो नगर होता है, एक क्षेत्र होता है, वो अपने से अच्छे क्षेत्र के वहां के लोग क्या स्वतः ही आकर्षित होते हैं।
अब तीसरा जो इसके अंदर टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आपको बेसिक के हिसाब से समझना है। तीसरा जो आप टॉपिक लेंगे यहाँ पे वो है आपका औद्योगिकीकरण। तीसरा आपका है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का संबंध आप खनिज से समझ सकते हैं कि जहां पर कोई उद्योग लग जाता है तो वहां पर बेटा क्या, जब उद्योग लग जाएगा तो साथ में वहां पर पूरी अर्थव्यवस्था जन्म लेगी। एक उद्योग लगेगा, वहां पर रहने के लिए मजदूर आएंगे, उनके रहने के लिए आवास बनेंगे, वहां पर उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, तो एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जैसे हम उदाहरण लें, आपकी किताब में दे रखा है जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र। कोबे ओसाका क्षेत्र, ये क्या है, औद्योगिकरण के हिसाब से प्रसिद्ध है और इसी कारण यहां पर लोगों का बसाव है, जनसंख्या बढ़ती है। कोबे के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, कोबे एक लोहा इस्पात केंद्र है, यहां पर लोहा इस्पात मिलता है, लोहा इस्पात है क्योंकि उद्योग के हिसाब से है। और आपका जो ओसाका है वो सूती वस्त्र के लिए है, इसलिए ही इसको आप क्या कहते हैं, इसको जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ओसाका को क्या कहेंगे अपन, जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है ओसाका को, ठीक है ना। तो ये आप समझिए औद्योगिकरण, यानी एक उद्योग होगा तो वो अपने साथ में लोगों को आकर्षित करेगा, वहां के लोगों को आकर्षित करेगा और स्वतः ही वहां पर लोग रहने लग जाएंगे। तो एक तरीके से ये आपका खनिज में आर्थिक कारक हो गया। तो आप जो आर्थिक कारक हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, वो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, इसमें क्या है, देखिए आप खुद समझिए कि जैसे मान लीजिए आप अपने पढ़ने के लिए जयपुर जा रहे हैं या सिटी में जा रहे हैं गांव से, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आपका दिमाग काम करेगा, आपका स्वभाव होगा कि आप अपने क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं उनके पास रहना पसंद करेंगे। अगर आप उस क्षेत्र के मिल जाएंगे तो आप अपने समाज के लोगों के पास रहना पसंद करेंगे, जो भाषा के लोगों के पास रहना पसंद करेंगे। क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव है कि वहां पर जिसको समान सामाजिक व धार्मिक और सांस्कृतिक के लोग मिलते हैं तो वहां पर अपने आप को सुरक्षित मानता है। इस कारण प्राचीन काल से ही जहां पर आपको आपके जो समान, जैसे मान लीजिए समान जो वेशभूषा है, आपके धर्म है या रीति रिवाज के जो लोग हैं, वहां पर आप रहना पसंद करते हैं। इसका उदाहरण दूं मैं आपको कि जैसे मान लीजिए आप बनारस की उदाहरण लें, जहां पर बनारस में एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो वहां पर रहना पसंद करते हैं। मक्का की बात करें, आप मुस्लिम धर्म के संप्रदाय के हैं। यरूशलेम की बात करें तो वहां ईसाई धर्म के संप्रदाय हैं। तो जहां पर आपको समान सामाजिक और सांस्कृतिक कारक मिलते हैं तो वहां पर स्वतः ही लोग रहना पसंद करते हैं। लेकिन इसी के साथ में अगर उन्हीं क्षेत्रों में अगर सामाजिक या किसी और क्षेत्र में सामाजिक या फिर राजनीतिक अशांति होती है, राजनीतिक अशांति होती है, तो वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, वहां से वो प्रवास कर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बाड़मेर है, बीकानेर है, वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर कभी भी युद्ध के हालात छिड़ जाते हैं, कभी भी कोई समस्या आती है तो लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। प्रवास बोलना गलत होगा, यहाँ पर पलायन शब्द यूज करना अच्छा होगा। पलायन कर जाते हैं, वहां से पलायन निकल जाते हैं वहां से। तो सामाजिक और सांस्कृतिक यानी समान सामाजिक और धर्म वाले लोग होते हैं। इसी के साथ में ही आप यूं कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहां पर आपने सामाजिक और सांस्कृतिक करा, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहां पर समान रीति रिवाज वाले क्षेत्र हैं, समान आपके जैसे गांव के अंदर बात करें, समान जाति के हैं, वो मिलकर एक ढानी का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आप एक जाति विशेष का नाम करें, जाति के हिसाब से ढानियां बन जाती है गांव के अंदर। तो गांव के अंदर क्या होता है कि समान जाति के हिसाब से, सांस्कृतिक के हिसाब से कुछ लोग अपने ढानियों का निर्माण कर लेते हैं साइड के अंदर, गांव से दूर की तरफ कर लेते हैं, गांव से मध्य के पास में कर लेते हैं, वहां पर ढानियों का निर्माण कर लेते हैं और वहां पर रहना पसंद करते हैं। गांव के अंदर आप देखेंगे तो अभी भी ये व्यवस्था चल रही है, शहरों में तो नहीं, नहीं गांव में। तो इस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक हो गए, आर्थिक कारक हो गए, सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो गए। मेरे ख्याल से आपके सवाल ये उठता होगा कि सर इसमें हम लिखे क्या। जैसे मान लीजिए आप सामाजिक सांस्कृतिक कारक है तो इनको ही लिखना है आपको। आप लिख सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक प्राचीन काल से ही मनुष्य के जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहे हैं। कि जैसे आप यूं कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्र जैसे बनारस है, मक्का है, यरूशलेम है, वो समान सामाजिक और धार्मिक कारण होने के कारण वहां पर समान धर्म के जो लोग होते हैं, विशिष्ट धर्म के लोग होते हैं, वहां पर रहना पसंद करते हैं और वही क्षेत्र उनके बसाव का केंद्र बन जाता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में सामाजिक अशांति होने पर या राजनीतिक अशांति होने पर, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा पर, वो लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। फिर आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि समाज भाषा के या समाज जाति के जो लोग हैं वो गांवों के अंदर एक ढानी का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप इनका उदाहरण दे सकते हैं। तो ये हो गया अपना जनसंख्या वितरण।
अब इसमें हम आगे जो अंतिम टॉपिक जो बच रहा है इसके अंदर जनसंख्या वितरण भी हो गया, जनसंख्या घनत्व भी हो गया, और अगला जो बच रहा है वो जनसंख्या वृद्धि। अब क्या होती है जनसंख्या वृद्धि? आप खुद सामान्य समझ रहे होंगे जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जैसे मैं अगर बात करूं, आपका परिवार है, आपके परिवार के अंदर अगर बात करें आज के समय, अगर मान लीजिए परिवार में 10 व्यक्ति हैं, 10 जने हैं, और 5 साल बाद के अंदर वहां पर 15 हो जाते हैं, तो आप कहेंगे 5 साल के अंदर 5 लोगों की वृद्धि हो गई। यही वृद्धि है, समझ रहे हैं आप? तो जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि में क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि में समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र ए है, उसमें जैसे मान लीजिए हम बात करें 2001 के अंदर, वहां जनसंख्या है मान लीजिए 5,000, और उसी क्षेत्र के अंदर 10 साल बाद यानी 10 वर्ष बाद वहां जनसंख्या हो जाती है आपकी 2011 में वहां जनसंख्या हो जाती है जैसे मान लीजिए 6,000। कितनी होती है? 6,000। तो यहां जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? तो यहां पर आपकी जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? आप 6,000 में से 5,000 को घटाएंगे और आपकी जनसंख्या वृद्धि आ जाएगी 1,000 लोगों की बढ़ोतरी हुई है। 1,000 लोगों की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसे परिभाषा में कैसे लिखा जाए? बिल्कुल सामान्य शब्दों में लिखा जाएगा। देखिए आप क्या लिखूंगा मैं इस परिभाषा में, मैं लिखूंगा किसी निश्चित क्षेत्र में, ए है, कोई गांव हो सकता है, निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल कितना है? 10 वर्ष है, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। समझ रहे हैं आप? किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। आप इसको सामान्य शब्दों के अंदर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए। आप जैसे मान लीजिए हम भारत की बात करते हैं, भारत की जनसंख्या 2001 के अंदर 102.70 करोड़ की करीब रही है, और भारत की जनसंख्या 10 साल बाद, हम बात करें 10 साल बाद आपकी यहां पर 2011 में 121.02 करोड़ हो गई है। 121.02 करोड़ हो गई है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में, भारत की बात कर रहे हैं, निश्चित समय अंतराल यानी 10 वर्ष के बाद जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब क्या परिवर्तन हुआ है? तो भारत की, अब बताइए ये कितने समय की वृद्धि है? 10 साल की है, तो इसको बोलते हैं भारत की दशकीय वृद्धि दर। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी होगी? आप इसमें से इसको घटा देंगे, 121.02 में से आप घटाएंगे 102.70, तो आपका आएगा यहां पर, यहां से आप गए और 18.32 करोड़, 18.32 करोड़ आपकी जनसंख्या वृद्धि हो गई। समझ रहे आप? परिभाषा क्या होगी? परिभाषा आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान है कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में, मैं आपको हमेशा कहूंगा कि रटना कभी भी नहीं है, निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल यानी 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और इसको जनसंख्या वृद्धि को 10 साल में हुई है, इसलिए इसे बोलते हैं भारत की दशकीय वृद्धि दर। नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, भारत की दशकीय वृद्धि दर नहीं आएगा, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि हो गई भारत की। इसको निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं। दर अलग शब्द है, अभी बताऊंगा आपको मैं। इसको निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष वृद्धि, यानी भारत की निरपेक्ष वृद्धि, या इसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि या निरपेक्ष वृद्धि। समझ रहे हैं आप? मुझे उम्मीद है बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अब हम इसके अंदर हम लेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। अब हम कुछ अलग समझेंगे इसमें कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, ये समझिए आप। देखिए, जनसंख्या वृद्धि आ गया और दर आ गया। दर का आप 10वीं में पढ़ते हैं, 10वीं में या 9th में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि दर का मतलब प्रतिशत से आता है। तो यहां पर दर का मतलब क्या है? दर का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए भारत की जनसंख्या 2001 के अंदर आपके 102.70 करोड़ है, और 2011 में जनसंख्या 121.02 करोड़ है। ठीक है ना। अब जनसंख्या वृद्धि तो आपने निकाल ली, 18.32 निकाल ली, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि दर का सूत्र होता है जनसंख्या वृद्धि दर। उसका सूत्र होता है कि जनसंख्या आपके पास में आई यहां पर, तो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, यानी निरपेक्ष वृद्धि, निरपेक्ष वृद्धि बटे पूर्व की जनसंख्या, बटे पूर्व की जनसंख्या इंटू 100। निरपेक्ष वृद्धि
यानी आप पहले इसको इसमें से घटा देंगे, हमने घटाया हुआ है 18.32 आया है। पूर्व की जनसंख्या कितनी है? 102। हमेशा आपको पता है कि जब भी हम परसेंट निकालते हैं पूर्व में निकालते हैं, पूर्व की जनसंख्या कितनी हुई। ये सूत्र बन गया जनसंख्या वृद्धि दर का, निरपेक्ष वृद्धि बोल दो या इसको जनसंख्या वृद्धि भी कह सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि भी कह सकते हैं, बटे पूर्व की जनसंख्या इंटू 100। तो ये आ गया 18.32 इंटू 102.70 गुना 100। तो भारत की यहां पर जनसंख्या वृद्धि आ जाएगी 17.64%। कितनी आ जाएगी? 17.64%। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भारत की 10 साल की है दशकीय वृद्धि दर। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.64%। दर आते ही आपको परसेंट निकालना पड़ेगा, 17.64% इसके अंदर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आसान। जनसंख्या वृद्धि अलग हो गया और जनसंख्या वृद्धि दर अलग हो गया। तो देखिए अब इसी को हम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर भी कह सकते हैं, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर भी कह सकते हैं। तो भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर हुई है 17.64%। अब आगे हम इस वृद्धि दर में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, पूछा जाता है और बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने जनसंख्या वृद्धि पढ़ ली, जनसंख्या वृद्धि दर भी पढ़ लिया आपने, जिसको परसेंट में हम व्यक्त करते हैं। लेकिन कुछ और भी यहाँ पर फैक्टर्स हैं जिसको अपन को पढ़ना और समझना जरूरी है। जैसे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है? आपके पास में ये आ गया, तो आप इसको समझिए। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होगी? किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर जनसंख्या बढ़ रही है प्राकृतिक रूप से, तो वो दो ही फैक्टर पे काम करेगी। आपको समझते हैं कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, ये दो फैक्टर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वहां पर मान लीजिए 5000 जनसंख्या है, वहां पर 100 लोगों ने जन्म लिया, 50 की मृत्यु हो गई, तो आप 100 - 50 यानी 100 को जोड़ेंगे और 50 को घटाएंगे। तो यहां पर जो प्राकृतिक वृद्धि दर आएगी वो आएगी आपकी जन्म दर। उसमें आप घटा देंगे जो भी मृत्यु हुई है, मृत्यु वालों की संख्या की जन्म दर माइनस मृत्यु दर घटा देंगे आप। तो प्राकृतिक वृद्धि दर अगर बात करें किन दो फैक्टर्स पे काम करती है, वो करती है जन्म पर और मृत्यु पर। ठीक है, तो ये प्राकृतिक दर होती है। यानी प्राकृतिक दर का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर वहां पर जन्म और मृत्यु के कारण जो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है उसे हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहेंगे। लेकिन क्या यही एक परिवर्तन हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? अगर आप सोचे थोड़ा सा कि किसी क्षेत्र के अंदर जन्म और मृत्यु तो हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी कारण से, विवाह के कारण से या फिर किसी भी कारण से उस क्षेत्र के अंदर आ जाएं, या फिर कोई कारण से वो उस क्षेत्र से बाहर चले जाएं, दोनों चीज हो सकती है। तो जो आ रहे हैं वो आप अपन प्रवास से पढ़ेंगे, वो होते हैं अप्रवासी। जो जा रहे हैं वो होते हैं उत्प्रवासी। यानी एक ये प्रवास का वाला फैक्टर होगा, ये भी आपकी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करेगा, जो कि बिल्कुल वास्तविक करेगा। ये तो आपने प्राकृतिक वृद्धि दर कहा, जिसमें आपने कहा कि मनुष्य का कोई भी फैक्टर काम नहीं करता है, केवल ये फैक्टर काम करता है। आप समझ रहे हैं? तो प्राकृतिक वृद्धि दर में क्या होगा आप समझिए। आप इसके अंदर तो आपने समझ लिया, इस वृद्धि दर का नाम होगा वास्तविक वृद्धि दर। क्या नाम होगा? वास्तविक वृद्धि दर। और ये कैसे काम करेगी? जन्म और मृत्यु तो लेंगे आप, कि जन्म लेने वालों की संख्या माइनस मृत्यु। ये आप ये समझिए, जो भी जुड़ रहा है वो उस पूर्व वाली जनसंख्या में जुड़ रहा है। जैसे मान लीजिए पहले 5000 थी, 100 को जोड़ा और 50 को घटा दिया, तो जन्म माइनस मृत्यु। लेकिन जो आ रहे हैं वो आप करेंगे अप्रवास को जोड़ेंगे, और जो जा रहे हैं उस उत्प्रवास को घटाएंगे, उस उत्प्रवास को घटाएंगे। ये सामान्य से हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि वास्तविक वृद्धि दर जो है वो किन घटकों पर निर्भर करती है। 3 घटक आ गए, एक तो जन्म तो है ही, एक मृत्यु है, और तीसरा हो गया आपका प्रवास। तीसरा क्या हो गया आपका? प्रवास हो गया। जन्म, मृत्यु, प्रवास। अच्छे मुझे बताइए कि अगर प्रवास हो रहा है तो किसी कारण से हो रहा है। कोई कारक होंगे जो आपको बुलाएंगे, कोई कारक होंगे जिसके कारण आप जा रहे हो, तो यानी कोई प्रेरित कर रहा है। इसलिए इसका दूसरा नाम होता है, वास्तविक वृद्धि दर का दूसरा नाम होता है अभिप्रेरित वृद्धि दर। अभिप्रेरित वृद्धि दर। समझ रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं एक विद्यार्थी के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या हुई, वास्तविक वृद्धि दर क्या हुई। अच्छा देखिए, एक फैक्टर और काम लेते हैं हम। ये भी होता है कि आपके जो जन्म है वो ज्यादा हो मृत्यु से, अप्रवास ज्यादा हो तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या, इसके एक फैक्टर तो ये आपका काम आ गया, दूसरा ये आ गया। तीसरा और एक हो सकता है कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। अब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होगी?
यानी किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या में जो होने वाला जो धनात्मक परिवर्तन है उसको धनात्मक वृद्धि कहते हैं। वो कब होगा कि जब जन्म आपकी मृत्यु से ज्यादा हो। ये आप समझ रहे हैं, जन्म आपकी मृत्यु से ज्यादा हो उस क्षेत्र के अंदर, और आने वाले लोग भी आपसे ज्यादा हो जाने वालों से, तो आप्रवास भी उत्प्रवास से ज्यादा हो, आप्रवास भी उत्प्रवास से ज्यादा हो, तो वहां पर धनात्मक वृद्धि होगी। वैसे ही ऋणात्मक वृद्धि कब होगी? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि ये कब होगी? आप समझ रहे हैं कि जब मृत्यु ज्यादा हो जाए जन्म से, मृत्यु जन्म से ज्यादा हो जाए, और उत्प्रवास वो भी आप्रवास से ज्यादा हो, उत्प्रवास वो भी आप्रवास से ज्यादा हो, तो वहां जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि होगी। यानी जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से मतलब हो गया किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाला ऋणात्मक परिवर्तन जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। जनसंख्या वृद्धि यानी किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि दर जो होता है वो निरपेक्ष वृद्धि बटे पूर्व की जनसंख्या इंटू 100% में व्यक्त की जाएगी, और ये 4 फैक्टर यहां पर आ रहे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। भूगोल की अब तक की यात्रा में हमने पार्ट 1 पढ़ा और पार्ट 2 के अंदर हमने विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि पढ़ा। हमने वितरण को पढ़ा है, घनत्व को पढ़ा है, वृद्धि को पढ़ा है। अब ये 4 पॉइंट्स और पढ़ेंगे हम इसके अंदर। वो पहला है अशोधित जन्म दर। पहला है अशोधित जन्म दर। दूसरा है अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर। तीसरा हम पढ़ेंगे शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर। और फोर्थ पढ़ेंगे हम मातृत्व मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर। ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, अशोधित जन्म दर आपको नाम से पता पड़ रहा होगा, जन्म लेने वालों की संख्याओं पर अपन डिपेंड है, यहाँ पर डिपेंड है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रति हजार जनसंख्या पर, प्रति हजार जनसंख्या पर, प्रति हजार जनसंख्या पर एक वर्ष के मध्य, एक वर्ष के मध्य जीवित या फिर पंजीकृत, पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या, जीवित जन्मों की संख्या अशोधित जन्म दर कहलाती है। अशोधित जन्म दर कहलाती है। अशोधित जन्म दर कहलाती है। ठीक है, यहां पर आपको पंजीकृत कहा। पंजीकृत का मतलब है कि जो जन्म होगा वो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो दर्ज होना चाहिए रिपोर्ट में। और जीवित जन्म है, यहाँ पर मृत मृत जो जन्म होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अशोधित मृत्यु दर क्या होती है? इसको आप लिखेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रति हजार जनसंख्या पर, प्रति हजार जनसंख्या पर एक वर्ष के मध्य मृतकों की संख्या, मृतकों की संख्या अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। यहां पर सूत्र भी है, सूत्र आप समझिए। देखो, यहां पर पंजीकृत जीवित जन्म है, यहां मृतक है, पहली बात, तो ज्यादा अंतर नहीं है। सूत्र यह है कि किसी वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या, बच्चों की संख्या बटे वर्ष के मध्य की जनसंख्या, वर्ष के मध्य की जनसंख्या गुना हजार, ये शामिल किया जाएगा। यहां पर वर्ष के मध्य को अपन माना गया है इसके अंदर बेसिकली जुलाई में, जुलाई माह का लेते हैं अपन, लेते हैं इसमें जुलाई माह का लेते हैं। किसी वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या बटे वर्ष के मध्य की जनसंख्या इंटू 1000। यहां पर भी सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा किसी वर्ष में मृतकों की संख्या, यहां पर मृतकों की संख्या आएगा,
बटे वर्ष के मध्य की जनसंख्या इंटू हजार यहां पर आ जाएगा। ठीक है, परिभाषा सेम है, ये आप समझिए। अब शिशु मृत्यु दर में क्या खास बात है, देखिए आप, इसमें आता है कि हजार प्रति हजार, है ना, यहां पर जीवित जन्मों पर या प्रति हजार जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु, एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। शिशु मृत्यु दर कहलाती है, यानी प्रति हजार जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या। अगर बच्चा 2 माह का है, 5 माह का है, 6 माह का है, तो इसमें शामिल हो जाएगा। अगर वो बड़ा है, 1 वर्ष से बड़ा है, 1.5 साल का है, तो वो कहां पर आएगा, वो अशोधित जन्म दर मृत्यु दर में काउंट होगा। ठीक है, नहीं तो वो इधर काउंट हो जाएगा। अब मातृ मृत्यु दर क्या है, यह है कि प्रति 1 लाख शिशुओं के जन्म पर, प्रति 1 लाख शिशुओं के जन्म पर मृत माताओं की संख्या, मरने वाली माताओं की संख्या क्या कहलाती है, मातृत्व मृत्यु दर कहलाती है। यानी 1 लाख बच्चों का जन्म होगा, उसमें कितनी अगर माताएं मर जाती हैं तो वो आएगी मातृ मृत्यु दर में। दूसरा इसका तरीका यह है कि गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के बाद में अगर 42 दिन के अंतर्गत किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो वो मातृ मृत्यु दर के अंदर उसको काउंट किया जाएगा, गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के 42 दिन के बाद। अगर 42 दिन के बाद मृत्यु होती है तो वह अशोधित मृत्यु दर में आ जाएगा। वैसे ही अगर 1 वर्ष से ज्यादा आयु का बच्चा अगर मरता है तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो आपने पढ़ लिया है अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, ये देखिए, आगे हम पढ़ेंगे अब प्रवास। प्रवास आप जानते होंगे, प्रवास आपने अपने आसपास देखा होगा, आपने भी किया होगा, आपके पापा ने किया होगा, आपकी मम्मी ने विवाह के बाद यानी शादी के बाद किया होगा। तो प्रवास होता क्या है, यानी आप उससे परिचित हैं। प्रवास क्या होता है ये समझिए। प्रवास का मतलब यही होता है, कुछ खास नहीं होता। प्रवास का मतलब होता है कि अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। आप शिक्षा के लिए गए होंगे, आपके पापा पैसा कमाने के लिए अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर गए होंगे, आपकी मम्मी जब शादी हुई होगी तो वो एक गांव से दूसरे गांव आई होगी। तो सभी ने प्रवास किया है, पर हम प्रवास करते रहते हैं, कभी स्थायी करते हैं, कभी दैनिक रूप से करते हैं और कभी कुछ समय के लिए करते हैं। तो प्रवास क्या है इसके हिसाब से समझिए कि जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है ए और एक क्षेत्र है बी। यहां पर जहां ए क्षेत्र है वहां पर आपका जन्म हुआ है तो यह है मूल स्थान, और जहां आपको जाना है वो है आपका गंतव्य स्थान। क्या है, गंतव्य स्थान। अब यहाँ काफी लोग रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ मेल है कुछ फीमेल है, आप यूं मान लीजिए मेल है फीमेल है, ये किसी भी कारण से, कोई भी कारण से ये अपने मूल स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं। ये कारण आर्थिक हो सकता है, पैसे कमाने के लिए जैसे आपके पापा गए हैं, सामाजिक हो सकता है, शिक्षा के लिए आपका भाई गया होगा, स्वास्थ्य के लिए आपके दादा गए होंगे, या विवाह के कारण आपकी माँ ने प्रवास किया है, राजनीतिक हो सकता है, ये राजनीतिक हो सकता है। तो प्रवास की परिभाषा क्या बनी कि जब कोई निश्चित जनसमूह जनसमूह शब्द यूज कर सकते हैं, जन समुदाय यूज कर सकते हैं, आप जो चाहे आप कुछ व्यक्तियों का समूह याद कर सकते हैं कि जब कोई निश्चित जनसमूह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों के कारण अपने मूल स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर जाता है, मूल स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर जाता है, तो यह प्रक्रिया प्रवास कहलाती है तथा उन व्यक्तियों को प्रवासी कहा जाता है, उन व्यक्तियों को प्रवासी कहा जाता है। और इसमें दूसरी बात कि जो व्यक्ति जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति अगर यहां से यहां ये जा रहा है तो ये व्यक्ति मूल स्थान के लिए जा कहां रहा है, ये यहां जा रहा है, गंतव्य स्थान पे जा, तो ये व्यक्ति मूल स्थान के लिए क्या कहलाएगा, उत्प्रवासी कहलाएगा। और गंतव्य स्थान के लिए क्या कहलाएगा,
अप्रवासी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पापा कमाने के लिए अपना गांव छोड़कर जयपुर गए हैं पैसा कमाने के लिए, तो आपके गांव के लिए उत्प्रवासी है और जयपुर के लिए वो क्या है, अप्रवासी है। तो परिभाषा क्या हुई कि जब निश्चित जनसमूह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, देखो मैं आपको रटना नहीं सिखाऊंगा, समझना सिखाऊंगा, इस बात का ध्यान रखिए, अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों के कारण अपने मूल स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान जाता है, तो उस प्रक्रिया को प्रवास तथा उन व्यक्तियों को प्रवासी कहा जाता है, तथा वह व्यक्ति या समुदाय मूल स्थान के लिए उत्प्रवासी और गंतव्य स्थान के लिए अप्रवासी होता है। तो आपने प्रवास पढ़ लिया। प्रवास के अंदर अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये है कि कुछ जो निश्चित जन समुदाय होता है वो आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कारणों के कारण अपने मूल स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर जाता है, तो उसे प्रवास कहते हैं। इन व्यक्तियों को प्रवासी कहा जाता है, ये हमने पढ़ा है। और वह यहाँ के लिए उत्प्रवासी होते हैं और यहाँ गंतव्य स्थान के लिए क्या होते हैं, अप्रवासी होते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है आपने कि कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई कारण ऐसा होगा जो मूल स्थान से उसको परेशान कर रहा होगा, जिसको धकेल रहा होगा। जैसे हम इसको नेगेटिव कारण मान लेते हैं, सपोज कीजिए नेगेटिव कारण है तभी तो आपको धकेल रहा है, और कोई कारण ऐसा हो जो सामने से आपको आकर्षित कर रहा होगा उस स्थान से। जैसे आप अपने गांव से शहर की ओर जाते हैं तो वो कारक होगा आपका पॉजिटिव कारक। कौन सा होगा, पॉजिटिव कारक। तो जितने भी ये पॉजिटिव कारक है बेटा, ये होते हैं अपकर्ष कारक। ये क्या होते हैं, अपकर्ष कारक। ये आपको मूल स्थान से, कहां से, मूल स्थान से कहां पर, गंतव्य स्थान की ओर खींचते हैं। और जितने भी नेगेटिव कारक होते हैं, ये जो कारक होते हैं ये कहलाते हैं आपके प्रतिकर्ष कारक। ये क्या कहलाते हैं, आपके प्रतिकर्ष कारक, जो आपको मूल स्थान से गंतव्य स्थान की ओर धकेलते हैं। समझ रहे हैं आप। तो जो इसको थोड़ा सा पढ़े, इसके अंदर क्या है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अब जैसे पहला कारक अपन लेते हैं, जैसे मैंने लिया अपकर्ष कारक। कौन सा लिया, अपकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक क्या है, जैसे बताया आपको मैंने कि ये ऐसे कारक होते हैं जो किसी निश्चित जनसमूह समुदाय को मूल स्थान से गंतव्य स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते, बुलाते हैं कि भाई आइए। हाँ, अब ये कारक बुला रहे हैं, एक तरीके से पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, इसलिए कारक क्या होते हैं, सकारात्मक कारक होते हैं। ये होते हैं सकारात्मक कारक, सकारात्मक कारक होते हैं। ठीक है। और चूंकि ये कारक कहां पर है, बताइए, अपकर्ष कारक कहां पर है, मूल स्थान पर है, गंतव्य स्थान पर, गंतव्य स्थान पर है, इसलिए गंतव्य स्थान की विशेषता होते हैं। एक गंतव्य स्थान की विशेषता होते हैं, ये कारक गंतव्य स्थान की विशेषता होते हैं। ठीक है। अच्छा, और आप देख सकते हैं कि ये कारक होते हैं तो है क्या, इनके नाम देखें अपन, ये है क्या भैया, प्लस है, अरे भैया पॉजिटिव कारक है, आपको आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित करें तो अच्छे कारक ही होंगे, खराब तो होंगे नहीं। तो क्या होगा, उच्च शिक्षा होगी। आपका कोई बड़ा भाई है, 12th तक पढ़ लिया, कॉलेज जाना चाहता है तो शहर चल जाएगा, प्रवास करेगा 5 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए। स्वास्थ्य के लिए जा रहा है कोई, तो स्वास्थ्य कारक हो जाएंगे। हाँ, कोई रोजगार के लिए जा रहा है तो ये भी एक कारक है नहीं भैया, रोजगार भी एक कारक है। अच्छा, कोई बेहतर जीवन स्तर के कारण जा रहा है कि भाई शहर के अंदर तो हमको अच्छा जीवन स्तर मिलेगा, हमको तो वहां पर घूमने के लिए मिलेगा, हाँ, हमको वहां पर बड़ी बड़ी सड़कें मिलेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेगी। अच्छा, तो फिर नगरीय आकर्षण भी इसमें आ सकता है, नगरीय आकर्षण भी इसमें आएगा, नगरीय आकर्षण भी इसमें आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। इस तरीके से कई कारक होते हैं जो आपको आकर्षित करते हैं। अब प्रतिकर्ष कारक की बात करें, प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं, देखिए प्रतीकर्ष कारक क्या होंगे, आपको मूल स्थान से गंतव्य स्थान की ओर क्या करते हैं, धकेलते हैं, पुश करते हैं, आपको धकेलते हैं यहां से कि जाइए भैया, कुछ करना है तो आप उधर जाइए, मूल स्थान को छोड़िए और गंतव्य स्थान की तरफ जाइए, कुछ करना है तो, नहीं तो यहां बैठे रहिए। तो ये आपको धकेलते हैं, पुश करते हैं, आपको क्या करते हैं, पुश करते हैं। अब चूंकि पुश कर रहे हैं तो एक तरीके से क्या है, नकारात्मक कारक है। पुश इस सेंस में कि आपको खराब लग रही हो चीजें, वो परिस्थिति खराब लग रही है, इसलिए आप वहां से जा रहे हैं, है ना। हमेशा पुश करना नकारात्मक नहीं होता, कई बार पुश करने से आदमी कुछ कर भी जाता है, तो नकारात्मक कारक होते हैं। अच्छा, ये आपके प्रतिकर्ष कारक कहां पर मिलेंगे, आपको मूल स्थान पर मिलेंगे। कहां मिलेंगे, मूल स्थान पर। तो ये मूल स्थान की विशेषता होते हैं, ये मूल स्थान की विशेषता होते हैं। ये क्या होते हैं, मूल स्थान की विशेषता होते हैं।
ये मूल स्थान की विशेषता होते हैं, है ना। अच्छा, होते कौन कौन से कारक? अच्छा भैया, होते कौन कौन से कारक? ठीक है, आपने कहा है तो बताते हैं, होते कौन है। अच्छा, होते ये हैं भाई, अगर आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में, आपके पास में, आपके गांव में अगर शिक्षा का स्तर निम्न हो, निम्न शिक्षा का स्तर हो, तो आप वहां से चले जाएंगे। अच्छा, स्वास्थ्य का स्तर भी अगर निम्न हो तो भी आप वहां से चले जाएंगे। रोजगार नहीं हो, बेरोजगारी हो, सपोज कीजिए बेरोजगारी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, बेरोजगारी हो तो भी आप वहां से चले जाएंगे। अच्छा, कोई सामाजिक या राजनीतिक अशांति हो, कोई लड़ाई हो जाए समाज में, जाति विशेष में, या फिर कोई धर्म में लड़ाई हो जाए तो लोग वहां से चले जाएंगे। राजनीतिक अशांति का मतलब आप समझते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पास में जो सीमावर्ती गांव है वो हमेशा खाली करके चल जाते हैं। तो ये सब कारक क्या है, इसमें आएंगे। सबसे मोस्ट है, आपको अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक पूछता है क्या होते हैं, अंतर भी बता सकते हैं, ये सकारात्मक होते हैं, ये नकारात्मक होते हैं, ये मूल स्थान से गंतव्य स्थान को आकर्षित करते हैं, ये धकेलते हैं, ये गंतव्य स्थान की विशेषता होते हैं, प्रतिकर्ष कारक मूल स्थान की विशेषता होते हैं, ये कारक। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो आपने पढ़ा है कि तो अशोधित जन्म दर पढ़ा, मृत्यु दर पढ़ा, मातृ मृत्यु दर पढ़ा, शिशु मृत्यु दर पढ़ा, और प्रवास को अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश की। कई परिभाषा आएगी, जैसे ब्लास महोदय कहते हैं कि मूल स्थान को त्याग कर गंतव्य स्थान की ओर जाना ही प्रवास है, सामान्य सी परिभाषा है। तो ये आप समझ रहे हैं, तो ये कारक आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत माल्थस महोदय का और जनांकी संक्रमण सिद्धांत नोटेस्टिन महोदय का पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप बार बार वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।